हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की कहानी में। कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम शामिल करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दीपा बाजार गई हुई थी सब्जियां लेने के लिए और भी कुछ घर के सामान लेने थे। वैसे ही काफी देर हो चुकी थी। ऊपर से जब से दीपा का मिसकैरेज हुआ था, उसका मन कुछ अच्छा नहीं रहता था। वह बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी थी। साथ ही उसके दिल में अपनी ननद मनु के लिए एक कभी न खत्म होने वाली नफरत भर चुकी थी। आज तक वह मनु को माफ नहीं कर पाई थी और न चाहते हुए भी वे सारी बातें उसके दिमाग में घूमती रहती थी। खैर, दीपा बाजार में थी और जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी, क्योंकि घर जाकर भी बहुत सारे काम थे। दीपा जितनी कोशिश कर सकती थी उतनी जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ जा रही थी। शाम के 7 बज चुके थे। अभी तो उसे सब्जियां भी खरीदना था। घर पर आज के खाने के लिए सब्जी कुछ भी नहीं थी। ऊपर से घर जाकर खाना भी बनाना था। खैर, जैसे तैसे अपनी खरीदारी करके वह लंगड़ाते पैरों से घर पहुंची। अभी घर में अपने कदम रखे ही थे कि सामने सोफे पर ननद को देखकर उसका पूरा मूड ऑफ हो गया। मन नफरत से भर उठा था। आज ये क्या लेने आई है यहाँ पर? सीधा ये है, यही सवाल उसके दिमाग में कौन था। तभी सासू माँ बबीता जी की तरफ ध्यान गया। उन्होंने इशारे से उसे फटाफट खाना बनाने को कहा। दीपा ने ना कोई नमस्ते की और ना कोई सीधा अपने कमरे में चली गई। ये देखकर मनु उसे देखती ही रह गई। फिर उसने बबीता जी की तरफ देखा और शिकायत करने लगी। मम्मी, आपके घर में क्या मेरी यही इज्जत है जो आपकी बहू मुझे नमस्ते तक नहीं करके गई? आपके घर में मेहमानों का क्या इसी तरह से स्वागत होता है? पर बबीता जी के मनु को उसे नजरअंदाज करने को कहा। कमरे में जाकर दीपा ने अपना बैग रखा, कपड़े चेंज किए और सब्जियां लेकर रसोई में आ गई। पर दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर मनु लेने क्या आई है। आखिर दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, पर खाना तो बनाना ही था। आखिर पेट की भूख दिमाग में चल रही थी। हलचल से कहाँ शांत होती है। फिर ऊपर से नंद आई हुई है, चाहे मन हो या ना हो, उसका तो स्वागत करना ही पड़ेगा। उससे बात करो या ना करो, वो खाना तो खाकर ही जाएगी। इसलिए खाने के लिए फटाफट सब्जियां सुधारने लगी। दीपा अभी सब्जी सुधार ही रही थी कि इतने में बबीता जी रसोई में आई और धीरे से ही बोली। दीपा, ये क्या तरीका है? मनु पूरे 3 महीने के बाद आई है। कम से कम उसे नमस्ते तो कर ही सकती थी। दीपा ने एक नजर बबीता जी की तरफ देखा और कहा, आप अब भी मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं उन्हें नमस्ते करूंगी? वो नंद हैं तुम्हारी और उम्र में बड़ी हैं तुमसे। उसका ओहदा भी बड़ा है, इस लिहाज से कि नमस्ते कर लेती, बबीता जी ने कहा। तो दीपा सब्जी के बर्तन उठाते हुए बोली, ओहदा बड़ा होने से क्या होता है? कर्म तो उनके ऐसे हैं नहीं कि मैं उन्हें सम्मान दूं। देखो दीपा, मनु माँ बनने वाली है। वो अपनी डिलीवरी के लिए यहाँ आई है। एक बेटी अपने मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? उसकी भाभी होने के नाते अब उसकी सेवा तो तुम्हें ही करनी ही पड़ेगी ना। माफ कीजिए मम्मी जी, मैं दुनिया की पहली औरत थोड़ी ना है जो माँ बन रही है। मैं इतनी आदर्शवादी औरत नहीं हूँ और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उस औरत को नमस्ते करूं जिसने मेरी जिंदगी दुश्वार करके रख दी। वह आपकी बेटी है तो आप जाने और उसका भाई जाने, पर मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा। कहकर दीपा ने गैस पर सब्जी छौंकने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी, पर एक बार भी पलटकर बबीता जी की तरफ नहीं देखा। आखिर बबीता जी भी क्या कहती, उनकी बेटी के कर्म भी तो ऐसे ही थे। इसीलिए पलटकर वापस हॉल में आकर मनु के पास बैठ गई। इधर खाना बनाती हुई दीपा के हाथ खाना बनाते समय तेजी से चल रहे थे, पर दिमाग में पिछली यादें घूम रही थीं, जिसे याद कर मनु के लिए उनकी नफरत बढ़ती जा रही थी। दीपा और विकास की नई नई शादी हुई थी। उसका ससुराल छोटा सा परिवार था। घर में सास बबीता जी और नंद मनु ही थी। विकास और मनु जुड़वा भाई बहन थे। इसीलिए मनु दीपा से उम्र में बड़ी थी। उसके लिए बबीता जी लड़का देख रही थी, पर पहले विकास के लिए उन्हें दीपा पसंद आ गई। इसीलिए उन्होंने विकास की शादी पहले कर दी। बबीता जी मनु पर कभी रोक टोक नहीं करती थी, इस कारण वह थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी।
ये बात उसे उसी दिन पता चल गई जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। बक्सा खुलवाई की रस्म चल रही थी। आखिर नंद को ही बक्सा खोलना था, तो मनु को ही बुलाया गया। बक्सा खुलवाई की रस्म में मनु को उसकी पसंद की एक साड़ी लेने को बबीता जी ने कहा। पर ये क्या, मनु ने तो एक साथ 3 साड़ी निकाल ली। दीपा तो उसकी शक्ल ही देखती रह गई। जब दूसरी रिश्तेदार महिलाओं ने कहा, मनु तुम्हें एक साड़ी ही निकालनी चाहिए थी। बेटा, ये तो तुम्हारी भाभी की साड़ियां हैं, उसके मम्मी पापा ने उसे कितने प्यार से दी होंगी। अरे तो क्या हो गया, भाभी तो मेरी ही है ना, इतना तो हक है मेरा भी। तभी मनु की मामी बोली, बेटा हक तो एक साड़ी का ही था, तुमने तो दो और जबरदस्ती उठा ली। तो मुझे पसंद आई तो मैंने ले ली, और मुझे अगर ये साड़ियां नहीं मिली तो मैं भाभी को भी इन्हें पहनने नहीं दूंगी। आखिर मनु जिद पर आ गई। तो बबीता जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, ये साड़ियां मनु पहने या दीपा पहने, बात तो एक ही है ना, इतना क्यों बवाल मचा रहे हो। जा मनु, फटाफट से साड़ियां ले जाकर अपने कमरे में रख दे। बबीता जी की शय पाकर मनु वह साड़ियां लेकर अपने कमरे में चली गई। दीपा सिर्फ उसे जाते देखती रह गई। मनु हर जगह अपनी मनमानी ही करती। दीपा के लिए तो वह आगे से आगे हर काम तैयार रखती। मजाल है कि दीपा फ्री होकर विकास के साथ कहीं घूमने तो चली जाए। एक बार विकास के स्टाफ में किसी की मैरिज एनिवर्सरी थी। विकास ने दीपा को पहले से ही कह दिया था कि तुम तैयार रहना, लेकिन जिस दिन जाना था उस दिन मनु ने जानबूझकर पूरी रसोई को फैला दिया। मनु सिर्फ काम फैलाती थी, कभी घर का काम उसने समेटा नहीं था। तो आखिरकार दीपा को ही काम पर लगना पड़ा। जब विकास घर आया तो दीपा को तैयार न देखकर वह बोला, दीपा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। तुम्हें मैंने 3 दिन पहले ही कह दिया था कि मेरे स्टाफ में पार्टी है, तो वहां जाना है। यार तुम में जरा सी भी समझ नहीं है। दीपा ने कहना चाहा कि मनु ने रसोई फैला दी, तो विकास ने उसे चुप रहने के लिए कह दिया, अब बहानेबाजी मत करो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, तुम घर में बैठकर रसोई साफ करो। जब विकास जाने को हुआ तो मनु तैयार होकर आ गई और उससे बोली, चल भाई मैं चलती हूँ तेरे साथ, बहुत दिन हो गए हैं किसी पार्टी में गए हुए। आखिर विकास क्या ही कहता। मनु उसके साथ बाइक पर बैठी और दोनों पार्टी में रवाना हो गई। जबकि दीपा घर में मन मारकर रह गई। पर हैरानी उसे इस बात की थी कि बबीता जी ने कुछ भी नहीं कहा। उनकी तरफ से उनका घर का काम हो रहा था। अक्सर मनु ही यही हरकतें विकास और दीपा में झगड़े का कारण बनने लगी थी। पर ना तो मनु सुधरी और ना ही बबीता जी ने उसे कभी सुधरने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद पता चला कि दीपा माँ बनने वाली है। उसके और विकास के लिए ये बड़ी खुशी के पल थे। खुशी की बात तो बबीता जी और मनु के लिए भी थी, क्योंकि बबीता जी दादी और मनु बुआ बनने वाली थी। लेकिन घर के कामों में दीपा को फिर भी कोई मदद नहीं थी। उस दिन दीपा को चेकअप के लिए अस्पताल जाना था। सुबह से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। विकास भी तैयार हो चुका था। दीपा और विकास निकलने को हुए तो मनु ने जिद कर ली, भाभी पहले छत पर से कपड़े उतार कर नीचे रख कर जाओ, मैं आपकी नौकर नहीं लगी हूँ जो छत पर से कपड़े उतार कर लाऊंगी। मनु की बात सुनकर विकास ने कहा, मनु ये काम तो तुम भी कर सकती हो, देख नहीं रही हो उसकी तबीयत खराब है और वह आज तो बीवी के लिए मुझसे लड़ने को तैयार हो गया। तबीयत कोई इतनी भी खराब नहीं है कि छत पर जाकर कपड़े भी नहीं ला सकती। और वैसे भी तुम्हारी पत्नी इस घर की बहू है, यह उसकी जिम्मेदारी है। तुझे बोलना अपना मूड खराब करने के बराबर है। मैं खुद ही जाकर ऊपर से कपड़े ले आऊंगा। हाँ हाँ, अब बीवी के सामने पानी भी भरेगा तू जोरू का गुलाम जो ठहरा। उसकी बात सुनकर विकास तमतमा उठा, छत पर कपड़े लेने चला गया। ये देखकर बबीता जी बोली, बहू इतनी देर में तो तुम खुद कपड़े उतार कर ले आती। क्या दोनों के बहस सुने जा रही थी। अब क्या अच्छा लगेगा, विकास ऊपर से तुम लोगों के अंडरगारमेंट्स उतार कर लाएगा। अब सासू जी ने कह दिया तो बहू को तो छत पर जाना ही पड़ा। वो ऊपर जाने लगी तो नंद बोली, अब थोड़ा जल्दी अपने कदम बढ़ा भी लो, क्या भगवान ने तुम्हारे पैरों में शक्ति नहीं दी है, इतनी देर में तो भाई कपड़े उतार कर भी ले आएगा। उसकी बात सुनकर दीपा जल्दी जल्दी अपने कदम सीढ़ियों पर बढ़ाने लगी। लेकिन अभी 5-6 सीढ़ी चढ़ी थी कि उसे चक्कर आ गया और वह सीढ़ियों से लड़कती लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी।
नीचे गिरते ही वह बेहोश हो गई। अचानक हुए इस हादसे से सब लोग हैरान रह गए। आनन-फानन में दीपा को हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। उसका मिसकैरेज हो चुका था। यहाँ तक कि सीढ़ियों से गिरने के कारण उसका एक पैर भी बहुत ज़्यादा चोटिला भी हो गया था। आज तक वह इस कारण से अपने उस पैर पर पूरी तरह से खड़ी भी नहीं हो पाई। उस दिन की टीस आज भी दीपा के मन में थी। इस कारण वह मनु को माफ़ भी नहीं कर पाई। हालाँकि मनु की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई, लेकिन दीपा ने अपने आप को मनु से दूर ही रखा। मनु से बात भी नहीं करती। शादी के समय भी उसका सारा काम विकास और बबीता जी ने ही किया था। दीपा ने मनु के किसी काम को हाथ भी नहीं लगाया। खैर, दीपा ने खाना तो बना दिया और अपने कमरे में आ गई। बबीता जी जानती थीं कि वह दीपा की खाना नहीं परोसेगी, इसीलिए वे खुद ही उठी अपना और तनु का खाना लेकर बाहर आ गईं। बबीता जी को खाना लाते देखकर मनु गुस्सा हो गई और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्या ईगो लेकर बैठी हुई है कि खाना भी नहीं परोस सकती है? बेटा, मैं खाना परोस तो रही हूँ, फिर क्यों बातें बना रही है? तुझे तो खाने से मतलब होना चाहिए। बबीता जी मनु को समझाते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे, मैं अपने मायके आई हूँ, इस घर पर मेरा भी उतना हक है जितना उसके पति का है। फिर इतना तमाशा क्यों करना? माता पिता ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि नंद प्रेगनेंसी में यहाँ आई है तो थोड़ी उसकी भी सेवा कर दें। मनु ने यह बात इतनी जोर से कही कि अंदर दीपा को सुनाई दे गई। ये सुनकर वह बाहर निकल कर आ गई। नंदरानी, कभी तुमने मुझे चैन से रहने दिया था, जो मुझसे सेवा की उम्मीद कर रही हो? इतनी ही सेवा का शौक है तो अपनी माँ और अपने भाई से करवा लो, मुझसे कोई उम्मीद मत करना। शुक्र करो कि मैं रोक नहीं रही किसी को, वरना जिस तरह की तुम्हारी हरकतें रही हैं ना, माँ के बाद मायका भी नहीं रहेगा। दीपा के मुंह से ये बात सुनकर मनु ने अपनी मम्मी की तरफ देखा। बबीता जी ने हाथ जोड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया, पर इतना तो मनु को समझ में आ गया कि दीपा और उसकी कोई सेवा नहीं करने वाली। और आखिर ऐसा ही हुआ। मनु की डिलीवरी मायके में ही हुई, जिसके लिए बबीता जी ने एक कामवाली रख ली। दीपा ने तो उसके लिए किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाया। खैर, कुछ दिनों के बाद मनु जब अपने बच्चे को लेकर अपने ससुराल चली गई, उसके बाद दीपा ने कंसीव किया और वह माँ बनने वाली थी। इस बार दीपा ने अपना पूरा ख्याल रखा और सब कुछ ठीक चल रहा था। दीपा ने पहले ही बबीता जी और विकास से कह दिया कि वह मनु का साया भी अपने और अपने होने वाले बच्चे के ऊपर नहीं पड़ने देगी। कुछ दिनों के बाद जब दीपा की गोद भराई की रस्म होनी थी, तो बबीता जी ने मनु को भी बुलाया, लेकिन दीपा ने साफ बोल दिया कि अगर मनु आएगी तो मैं कोई गोद भराई की रस्म नहीं करूंगी और मैं अपना रूम भी नहीं खोलूंगी जब तक वह इस घर में रहेगी। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं अपने पुराने जख्मों को भी नहीं भूली हूँ और ना ही कभी भूलूंगी। विकास ने दीपा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर मनु को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। और माफ़ भी कैसे करती, इतना सब कुछ करने के बाद भी मनु को ऐसा लगता था कि उसने कोई गलती ही नहीं की है। अभी भी वह दीपा के साथ बदतमीजी करती थी। जब कभी भी आमना-सामना हो जाता था, पता नहीं किस घमंड में जीती थी। मनु आखिर दीपा ने मनु को गोद भराई की रस्म में नहीं आने दिया। बबीता जी ने मनु को कुछ बहाना बनाकर टाल दिया कि उसे गोद भराई में क्यों नहीं बुलाया। अब दीपा की डिलीवरी को लगभग 10 दिन बचे थे कि मनु जानबूझकर मायके आ गई कि देखते हैं अब दीपा क्या करेगी। बबीता जी और विकास क्या करते? मनु तो वहां अपना रुतबा दिखाने आई थी कि देख लो, तुम्हारे कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ आऊंगी तो मेरी खातिरदारी होगी ही, भले ही अभी भी तुम्हें देखभाल की ज्यादा जरूरत है, फिर भी मेरी माँ मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ने वाली, और ना ही मेरा भाई। सिर्फ 10 दिन बचे थे दीपा की डिलीवरी को और मनु जानबूझकर मायके में आकर बैठी थी और दिखा रही थी कि देखो तुम्हारी सास और तुम्हारा पति कैसे मेरे आगे पीछे नाचते हैं। इस बार दीपा ने भी ठान लिया था कि वह मनु को दिखाकर रहेगी कि हर बार
तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। तुम बेटी हो तो बेटी बनकर रहना पड़ेगा। बहू बनने की कोशिश मत करना और मेरे से तो कोई उम्मीद भी मत करना। जिसकी बेटी और बहन हो उससे ही उम्मीद करना। दीपा ने साफ-साफ बोल दिया कि मनु को इस घर से तुरंत के तुरंत रवाना करो, नहीं तो मैं मेरे मायके जा रही हूँ। दीपा की इस हालत में थी कि उसका सफ़र करना खतरनाक था, लेकिन दीपा अड़ गई थी कि अगर मनु इस घर में रहेगी तो किसी भी कीमत पर वह यहाँ नहीं रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने मायके जाकर रहेगी। विकास और बबीता जी किसी भी कीमत पर इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। रिस्क तो दीपा भी नहीं लेना चाहती थी, पर उसे पता था कि अगर मनु वहाँ रहेगी तो कुछ न कुछ अनहोनी हो ही जाएगी और वह मनु जानबूझकर करेगी। इसीलिए उसने तय कर लिया था कि या तो मनु रहेगी उस घर में या वह, क्योंकि इस बार दीपा का पल्ला भारी था। उसका सफ़र करना खतरनाक था, इसलिए मजबूर होकर बबीता जी को मनु से बोलना पड़ा कि वे अपने ससुराल चली जाए। मनु ने अपनी माँ और भाई को बहुत खरी-खोटी सुनाई और बोली, वह आज बहू के लिए बेटी को घर से जाने के लिए कह दिया। क्या ज़माना आ गया है, यह एक जोरू का गुलाम और एक ये मेरी माँ बहू की गुलाम, और पता नहीं क्या-क्या ज़हर मनु उगलने लगी। बबीता जी मनु की मुँह देख रही थी, कितनी साइड लेती थी वह अपनी बेटी की और कितना किया था उन्होंने अपनी बेटी के लिए, लेकिन वह मनु आज उन्हें भला-बुरा कहने से पहले एक बार भी नहीं सोच रही थी। और बबीता जी चुपचाप अपनी बेटी का मुँह देखे जा रही थी और सोच रही थी कि कितना ज़हर भरा है मनु के मन में। दीपा ने जानबूझकर ये सब कुछ किया था। वह मनु की माँ और भाई को उसका असली चेहरा दिखाना चाहती थी, तो आज सामने आ गया था। मनु चाहती थी तो 1-2 बातें बोलकर चुपचाप अपने ससुराल जा सकती थी, पर उसने इतनी ज़हरीली बातें की कि बबीता जी और विकास उसका मुँह देखते ही रह गए और आखिर में घर से निकलते-निकलते मनु के मुँह से निकला, जिस होने वाले बच्चे के लिए तुम आज मुझे इस घर से जाने के लिए कह रही हो ना, माँ, वह बच्चा सही सलामत इस धरती पर आएगा ही नहीं। ये मेरी बद्दुआ है। कितनी नीच बात मनु ने जाने से पहले अपनी ज़ुबान से निकाल कर दी थी, जो कि खुद एक माँ थी और अभी कुछ समय पहले ही उसकी डिलीवरी हुई थी और इसी माँ ने उसकी और उसके बच्चे की कितनी सेवा की थी। आज अपनी माँ के पोते या पोती के लिए उसने इतनी गंदी बात अपने मुँह से निकाल दी। इतनी नीच सोच है उनकी बेटी की, एक अजन्मे बच्चे के लिए बददुआएँ निकाल रही है। एक माँ होकर आज बबीता जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उन्होंने खींचकर एक ज़ोरदार तमाचा मनु के मुँह पर मारा और बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले पोते या पोती के लिए ऐसे अपशब्द निकालने की? तुरंत निकल मेरे घर से और कभी अपना ये मनहूस चेहरा मुझे दोबारा दिखाना भी मत। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह होते हैं, पर ऐसी नीच बोली? इतनी कितनी नीच और घटिया हो गई है तेरी सोच? निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी, नहीं तो धक्के मार कर निकाल दूंगी। तेरा और तेरी भाभी का नहीं बनता, ये तुम दोनों के बीच की बात है। जब तुझे ज़रूरत थी तो मैंने तेरी सेवा की, जबकि तेरी भाभी नहीं चाहती थी कि तू इस घर में रहे, लेकिन उस वक्त तुझे ज़रूरत थी तो मैं तेरे साथ खड़ी रही थी। अपनी बहू की कोई बात नहीं मानी मैंने, और जब तेरे भाभी को ज़रूरत है कि मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, जब बेटी की तो बहुत अच्छा, और जब बहू की कर रही हूँ तो तुझे कष्ट हो रहा है और मेरे होने वाले ख़ानदान के वारिस के लिए इतनी गंदी बातें अपने मुंह से निकाल रही है। आज के बाद अपनी शक्ल भी तू मुझे मत दिखाना। मनु को बबीता जी से ऐसे जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मनु इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाली थी। उसने भी जोश में आकर बोला कि वह भी इस घर में बराबर की हिस्सेदार है, तो किसी को हक नहीं उसे इस घर से निकालने का। इस पर बबीता जी बोली, ये घर उनके नाम है और वह जिसे चाहे अपने घर में रख सकती है और जिसे चाहे निकाल सकती है। उनकी मर्जी के बिना कोई भी उनके घर में नहीं रह सकता। मनु को ममता जी से ऐसे जवाब की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। अपनी घटिया सोच के कारण आज उसने अपनी माँ को भी खो दिया था। उसने अपने भाई विकास की तरफ देखा, लेकिन अपने होने वाले बच्चे के लिए अपनी बहन के मुंह से इतनी गंदी बात सुनकर विकास हैरान था। उसने चुपचाप अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वह तो अच्छा हुआ कि दीपा उस वक्त सो रही थी
और उसने ये सारी बातें सुनी नहीं थी, नहीं तो एक बहुत बड़ा बवाल हो जाता घर में। खैर, मनु को घर से बाहर करके बबीता जी तुरंत ईश्वर के पास गईं और उनसे हाथ जोड़कर सही सलामत होने वाले पोते या पोती को इस धरती पर लाने के लिए विनती की और कहा, काश मैं पहले ही इसकी बातों पर ध्यान दिया होता तो इतनी नौबत ना आती। मेरे ही लाड प्यार के आगे आज मेरी बेटी मुझे जुबान चला रही है। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे जो अपने माँ बाप की, अपने भाई की इज्जत न कर सके, उन्हें प्यार न दे सके। ऐसी लालची औलाद को भगवान हमसे दूर ही रखे। ये सब कहते हुए भगवान के आगे बबीता जी रो रही थी। आज उन्हें बहू की तकलीफ नजर आ रही थी। जिस दिन से दीपा इस घर में आई थी, उसने बहुत झेला था, मानो के सारे बुरे बर्ताव को झेला था। आज बबीता जी खुद ही टूट गई थी, क्योंकि उनकी खुद की अपनी बेटी ने उनसे बदतमीजी की थी। लेकिन दीपा तो फिर भी पराई थी, फिर भी उसने आज तक मुझसे कुछ ना कहा। और मनु मेरी अपनी औलाद होकर भी मुझे इतनी खरी खोटी सुना गई। वह तो शुक्र है भगवान का कि बहू उस वक्त सो रही थी। अगर ये सारी बातें बहू के सामने होती तो मैं तो बहू के सामने अपना सर न उठा पाती। आज मेरे अंदर अपनी बहू के लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी, क्योंकि आज तक उसने मेरे सामने कभी भी कोई बदतमीजी नहीं की थी। खैर, कुछ दिनों के बाद दीपा ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद बेटी होने की खुशी में विकास ने एक छोटी सी पार्टी दी, जिसमें सभी रिश्तेदार भी शामिल हुए, सिवाय मनु के। अपनी हर हरकतों की वजह से आज उसने अपना मायका हमेशा के लिए खो दिया था। काश कि मनु ने अपनी सोच और अपनी जुबान पर कंट्रोल किया होता, तो आज उसे मायके से न निकाला जाता। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।